अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। और जनाब, सर्दी का मौसम तो हो चुका है ख़त्म और गर्मी आ चुकी है और बड़ी ज़ोरदार गर्मी आ चुकी है। वैसे मुझे बड़े अच्छे से याद है कि एक ज़माना हुआ करता था कि मार्च में मौसम नहायत ही प्लेजेंट हुआ करता था, पंखे भी जो है वो खुशगवार और ताजगी का एहसास दिया करते थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि गर्मी की जो शिद्दत जो शायद मई के महीने में आती है वो अभी से मार्च के महीने में होना शुरू हो गया। और माहिरीन भी इस बारे में यही कहते हैं कि इस बार मौसम गर्मा में गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो उसी लिहाज से आप तमाम लोग भी अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, वाटर इंटेक ज़्यादा रखें और जो है वो अच्छे से रहें। जनाब, ये तो बात हुई मौसम की, और जो सियासी मौसम है उस पर भी हम तज्जिया रखेंगे आज के प्रोग्राम में। मुल्की सियासत में क्या हलचल हो रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे हम लोग यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग का सिलसिला है उसमें जो आम इंसान है, जो आम रिहायशी है, जो तालिब इल्म है, जो लोग दूसरे मुल्कों से वहाँ पर गए हुए हैं, उनका कोई हाल नहीं रहा। कहा जाए हाल बेहाल हो गया तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जंग जब भी किसी दो ममालिक के बीच में होती है तो उससे आम इंसान जो है वो हमेशा सफ़र करता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक बहुत ही ख़ास इंसान से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने मज़हब, अपनी ज़ात और अपने मुल्क की तफरीक किए बगैर लोगों की किस तरीके से मदद की है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहाँ ज़ेरे तालीम मुतअद्दिद तलबा फंस चुके हैं, जिसके लिए अपने मुल्क वापस जाना आपको पता है कि नहायत ही एक मुश्किल काम है। यही वजह है कि यूक्रेन में टीम SOS इंडिया के बानी नतीश सिंह ने वहां फंसे भारतीय तलबा के इनखला की कोशिश की। और नतीश ने कहा कि मुअज़्ज़म खान, जिनकी हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, कि मुअज़्ज़म खान को जैसे हमारे लिए खुदा ने भेजा है, जिसने हमारी यहाँ पर बहुत मदद की और उन्होंने कई बार यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा से $1 तक वसूल नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुअज़्ज़म खान से, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। मुअज़्ज़म, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता, ये बात आपने अपने अमल से साबित की है, इस बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सबको। पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। बस इंसानियत आपको सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले इंसानियत आती है, उसके बाद फिर कोई भी आपका रिलीजन, कंट्री, उसके बाद वो सारी चीज़ें होती हैं। जो भी हो, हमें इंसानियत की मदद करनी चाहिए, जैसी भी सिचुएशन हो, जिस प्रॉब्लम में भी हम हो। सबसे पहले अराउंड आप अपने देखें, आपके अराउंड कौन है, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, कैसी मदद कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपके लिए पॉसिबल हो वो आपको जरूरी करना चाहिए ट्राई, ठीक है। तो इधर भी जैसे मेरे पास जो भी पॉसिबिलिटी थी मैंने उसको अवेल किया है और जिस चीज की हेल्प हो सकी है करता रहूं साथ साथ। मुअज़्ज़म, जैसे कि नतीश, ही इज़ अ इंडियन, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की, बहुत आपको प्रेज किया। उन्होंने कहा कि आपने $1 तक वसूल नहीं किया और बहुत सारे भारतीय, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियंस थे, उनके इनकलाब में आपने बहुत मदद फराहम की। तो जैसे कि दो ममालिक के दरमियान कशीदगी पाक भारत में है और हमारी तरफ से तो हमेशा अमन का ही पैगाम जाता है, तो आपके दिल में क्या ख्याल आया कि आपने उनकी बगैर किसी मुफाद के आपने उनकी इतनी हेल्प आउट उनको किया? क्या पैगाम, क्या मैसेज आप देना चाहते थे? बस यही मैसेज देना चाहते हैं जी कि पाकिस्तानियों की हमेशा प्रायोरिटी यही होती है कि पहले इंसानियत होती है, सबसे पहले ह्यूमन है, उसके बाद कोई भी कंट्री, कोई भी जैसी भी सिचुएशन है, पॉलिटिकल जैसी भी सिचुएशन है, लोग एक जैसे हैं, लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए जो भी हमारे बीच में है। और उसके बाद जरूरी नहीं कि वो इंडियन हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, जो भी है सब इंसान है हमारे लिए। तो मैंने भी ये नहीं देखा कि कौन है, कौन सी नेशनैलिटी है, उससे किस रिलीजन से वो बेस्ड है, ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करता है। सबसे पहले वो मेरे लिए बंदा इंसान था। और बाकी नितेश भाई की मुझे कॉल आई थी। मैं जानता हूं उनको, नहीं हूं नितेश भाई को, ना मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं। जैसे ही ये पैनिक का स्टार्ट हुआ है तो एकदम से कॉल्स आना स्टार्ट हो गई है मुझे, ठीक है। तो उनमें बीच में नितेश भाई भी थे, उनके दोस्त भी थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जस्ट मुझे जो भी कॉल्स आती थी मैंने कभी इग्नोर नहीं की कोई भी कॉल में, हर कॉल उठाता था, जो भी हेल्प होती थी करता था,
ठीक है, तो इस वजह से उसके बाद ये सारे प्रोसेस के बाद मुझे पता चला है कि उनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की। उसके बाद कुछ लोग थे, कुछ एजेंट्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो यही बात है, उनसे कांटेक्ट होता रहा जैसे जैसे हेल्प। और जहां तक अच्छा। बात पैसों की है, देखें पैसे प्रायोरिटी नहीं थी ना, क्योंकि वो किसी के बच्चे हैं, बेटे हैं, कोई बेटी है, किसी की माँ बहन इंतजार कर रही है, तो पैसे प्रायोरिटी नहीं थी, उनकी सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी थी। ठीक है, तो मैंने जो स्टूडेंट के पास, जिनके पास कोई कैश अवेलेबल नहीं था या जैसे भी था, उनको मतलब एक दफा भी नहीं पूछा कि आपको कैश देंगे या कुछ भी। और बाकी जिनके पास थोड़ा सा अवेलेबल था, वो मिनिमम प्राइस में, जो लोकल प्राइसेस होती हैं, हमने कोशिश किया कि उसमें वो चले जाए ना, क्योंकि पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं था, डीजल नहीं मिल रहा था, ड्राइवर्स मुंह मांगे पैसे मांग रहे थे, तो काफी अच्छा डिफिकल्टीज मौसम थी। कैसे हालात का सामना करना पड़ा आपको, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे, कितने स्टूडेंट्स और कितने लोग इवैक्यूएट हो गए आपकी मदद से, कितने स्टूडेंट्स का इनखिला हुआ? देखें, अराउंड मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैंने काउंटिंग बिल्कुल नहीं की, क्या पता कम हो क्या पता ज्यादा हो जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अराउंड 3000 से 3500 में भी समवेयर अराउंड दिस थे वो, जिनमें से 70 से 80% ऑफकोर्स जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, क्योंकि यहाँ पे उनकी ज्यादा, यूनिवर्सिटी में ज्यादा क्वांटिटी है उनकी। ठीक है, और ऑलमोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 60 से 70% इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी डिफरेंट नेशनलिटीज होती हैं। तो टोटल अराउंड 3000 के करीब था जी। मौसम अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि हालात कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि अभी भी पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर स्टाक के फंसे हुए हैं, तो आपके पास इस हवाले से कोई नॉलेज है? जी, मेरे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट जो थे वो निकल चुके हैं, थोड़े से जो अपनी मर्जी से यहाँ पे रुके हुए हैं तो उनका अलग है, लेकिन बाकी कुछ पाकिस्तानी हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ पे थी, कुछ वो खुद पाकिस्तान में, उनकी फैमिलीज यहाँ पे थी। मैं उनको अभी 2-3 फैमिलियां हैं जिनको मैंने रिसीव किया, अभी उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, और वो आगे बॉर्डर तक जाएंगे अभी 1-2 दिन में, उनको भी सेफली पहुंचा देंगे। तो सिचुएशन कंफ्यूजिंग है। देखें, यहाँ पे कल भी 7 रॉकेट गिरे हैं हमारे पास, एक 100 किलोमीटर पे सिटी है लिविव, ठीक है, उसमें, और उसके बाद हमारे पास एक और सिटी है अराउंड 60-70 किलोमीटर, वहाँ पे एयरपोर्ट में उन्होंने रॉकेट्स गिराए हैं, पूरा एयरपोर्ट तबाह किया है। तो रात को कर्फ्यू लग जाता है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होता है, लाइट ऑन नहीं कर सकते आप, बाकी सायरन वगैरह बजते हैं, तो फिर लोगों को बंकर्स में छुपना पड़ता है, क्योंकि एयर स्ट्राइक का जो भी डेंजर होता है तो उसके लिए वो नोटिफाई कर देते हैं, तो फिर वो बंकर्स में छुपना पड़ता है। लेकिन कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते क्या होगा। ठीक। अच्छा मौसम, आपने यकीनी तौर पर मैं समझती हूँ कि आपने, यू आर एन एग्जाम्पल, आपने एक मिसाल कायम की है कि मज़हब की तफरीक किए बगैर, रंग नस्ल की, मुल्क की, किसी भी किस्म की तफरीक किए बगैर आपने जैसे लोगों की मदद की है। सो इट्स अ मैसेज, ये एक पैगाम है जो कि पूरी दुनिया में गया है, पूरी दुनिया में जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि इसको स्प्रेड करने की, सबको बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी जो है वो अमन पसंद लोग हैं और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। लेकिन दूसरी साइड से भी तो देखें ना, एप्रिसिएशन आनी चाहिए। तो जब आप सब कुछ इतना बेलॉस कर रहे हैं किसी के लिए, तो क्या किसी भारतीय ऑफिशियल या हुकूमत की जानिब से किसी ने कोई राब्ता किया हो, थैंक्स कहा हो, कोई किसी किस्म की कोई एप्रिसिएशन मिली हो आपको? जी, वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, मुझे 3-4 रिपोर्टर्स ने यहाँ पे कांटेक्ट किया है, ठीक है, अप्रिसिएशन के लिए। वहाँ पे उन्होंने अपने मीडिया चैनल पे चलाया भी है, मुझे इंडियन अपने फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे, वो बता रहे थे, काफ़ी न्यूज़ उधर जो है वो उन्होंने भी किया है इंटरव्यू वगैरह। सो अप्रिसिएशन मिलती रहती है, लोकल से मिलती है, काफ़ी लोगों से मिलती है। ठीक मौसम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, और ये मोहब्बत का और जो अमन का पैगाम है ये आप ऐसे ही फैलाते रहिए, दुनिया को बताते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे जनाब अब हम एक वक्फे की जानिब, एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसमें कितनी गर्मा गर्मी है, और कल क्या हैपनिंग हुई और आने वाले दिनों में क्या हैपनिंग होने जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे हम एक्चुअली मैच की बात नहीं करें। मैच में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के साथ मद्दे मुकाबिल है, कराची में ज़ोरदार मैचेस हो रहे हैं, लेकिन मैच पर तज्जिया इस सेगमेंट में हम आपको नहीं दे रहे हैं, बल्कि मैच में पकड़े जाने वाले, देखे जाने वाले, स्क्रीन पे ऑन एयर कुछ दिलचस्प मनाजिर जो कि बहुत ही वायरल हुए, उस हवाले से बात करें। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो तस्वीर आप इस वक्त न्यू पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसी का तस्करा कर रही हूँ। शोएब अख्तर ने, हमारे जो पाकिस्तान के जो फास्टेस्ट बॉलर है, उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट पर ये वायरल तस्वीर को शेयर किया और कैप्शन बड़ी मजेदार लिखी। लिखते हैं जनाब, एक्साइटिंग मोमेंट्स फ्रॉम पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच टुडे। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं भाई, एक बड़ा ही खूबसूरत सा, हसीन सा कपल जो कि स्टेडियम पहुंचा हुआ है। शौहर हजरत शायद मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से शायद खुश हैं या मायूस हैं, ये तो हम जानेंगे, लेकिन बीवी साहिबा को, बेगम साहिबा को किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही हैं, नींद से लुत्फअंदोज हो रही है स्टेडियम में। तो बहुत सारी मीम्स भी बनी इस पिक्चर पर, इस फोटो पर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब आपकी बेगम इंटरेस्टेड ना हो मैच में और शौहर के कहने पर जाना पड़े तो फिर भाई ऐसा ही होता है, और इसके साथ साथ बहुत सारी मीम्स और। तो चले जनाब, इसी कपल से बात करते हैं जरा कि क्या एक्चुअली हुआ। हमारे साथ मौजूद है शयान फारूकी और दुआ फारूकी जो कि उनकी वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, हम बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं कि दोनों में से क्रिकेट लवर, वैसे तो तस्वीर देख के हमें पता चल ही गया है कि कौन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैं ही हूँ, बाकी ये मेरे साथ गई थी, इनको शौक था मैच देखने का, तो मैंने बोला चलें, क्योंकि मैं एक दिन पहले भी गया था। उन्होंने कहा ऐसा क्या है जो सुबह 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक स्टेडियम में थे। मैंने कहा चलो तुम भी देख लो। तो पहले दुआ, शौहर ने जब आपके कहा, शयान ने आपको बोला, तो क्या टेस्ट वगैरह स्टेडियम में देखने की शौकीन नहीं है, क्रिकेटर्स वगैरह को देखने का शौक? और पहले कभी नहीं गई थी मुझे। नहीं, इससे पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था। ये फुटबॉल और क्रिकेट इनके घर में सब बहुत ज्यादा देखते हैं। तो शादी के बाद मतलब कोई भी मैच PSL हो या कुछ भी हो तो सब लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक शोर शराबा होता है। तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट हो गया, मैंने कहा मैं भी चलती हूँ ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर 20 years वो यहाँ आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं देख के आती हूँ। बट एक तो गर्मी बहुत ही, ऊपर से समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा था। तो मैं बस, अब भी मेरी आंख लगी थी, मैं इनको बोला 2 मिनट इधर हो जाए तो मैं थोड़ा सो जाती हूँ। एंड देन दिस हैपेंड, हम घर आए तो वायरल हो गए सब जगह पे पिक्चर्स, और घर वाले अलग हंस रहे, क्या करके आए हो? मैंने कहा मैं नींद बनने गई थी। तो वैसे नींद तो पूरी हो ही रही है, लेकिन बड़े रोमांटिक अंदाज में नींद पूरी हो रही है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है भाई आपके पिक्चर को। बस ये ऐसे ही है, प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए। तो शयान, आप उस तरह के भी हस्बैंड हैं कि अगर बेगम क्रिकेट में या किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो क्या उठा के बार बार बताते भी कि अरे देखो ना क्या कर रही हो, इतना इंटरेस्टिंग जो है वो बॉल चल रही है, इंटरेस्टिंग गेम चल रही है, दुआ सच बताना। किससे शेयर करे? हाँ सही बात है, मैं मतलब सच बात ये है कि मैं जितना दिल से देखता हूँ, इन्होंने देखा है मतलब ना, तो पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर बताने का। हमारा ऑफिस हो या कुछ भी हो, इनकी नींद पूरी हो नहीं हो, अगर कोई भी मैच आ रहा है, इवन पुराने मैच भी ये बैठ के 1995 मेरी शायद मतलब पैदाइश से पहले के मैच के देख रहे होते हैं, और ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पहली दफा देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं चलती हूँ, देखती हूँ। ऐसा दुख है दुआ, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि कल रात को ही आई वाज सेइंग टू माय हस्बैंड कि भाई सारे दिन की, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं ना, रैंडम वीडियोस, तो मैं कल रात को ही भड़क रही थी कि भाई सारी वीडियोस क्या घर आकर देखनी है, तो फोन बंद कर दो। तो वो आई अंडरस्टैंड, सारा मैच के देखना होता है। अच्छा, तो बताओ, कभी बहुत मतलब कि गुस्सा भी आ जाता है? सच सच बताना कि भाई क्या क्रिकेट, क्या मैच, क्या स्पोर्ट्स, बस कर दो, बंद कर दो, कोई बेगम को भी टाइम दे दो। तो इस तरह की भी कॉन्वर्सेशन कभी चलती है कि वाकई गुस्सा आ गया हो? कभी कभी थोड़ा बहुत, लेकिन वो मुझे टाइम ये देते रहते हैं, मतलब कि अगर मैच भी देख रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। मैं आपको एक बहुत फनी बात बताती हूँ। हमारा रिश्ता पक्का हो रहा था और मेरी बहनें बैठ के इनसे बात करी कि हम आपसे ये लेंगे वो लेंगे, तो ये उस वक्त भी बैठ के मैच देख रहे थे।
तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जो हमारा निकाह था कि उस दिन कोई मैच तो नहीं है, वरना तो आप काजी को कुछ बोलने से पहले आप बोलेंगे रुक जा पहले मुझे मैच देखना है। तो ये दैट क्रेजी कि इनको पहले मैच देखना है फिर कोई और काम। दुआ कितना अरसा हो गया माशाल्लाह शादी को, निकाह को? निकाह हमारा 1.5 साल पहले हुआ था। अच्छा। शादी को 7 महीने हो गए। ये देख लें शयान, अब आप देख लें आपकी जो गलती है ना, अभी तो माशाल्लाह 1.5 साल हुए हैं, बहुत सारी अभी तो जिंदगी माशाल्लाह इंशाल्लाह पड़ी है, तो ये जुमला अब आपको सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा कि भाई आप तो निकाह वाले दिन भी मैच में इंटरेस्ट ले रहे थे बेगम से ज्यादा। मैं सुनता आ रहा हूँ, और अब आप समझे ना कि हम लोग वैसे भी ना, तो भी ऑनेस्ट शायद 24 घंटे साथ होते हैं, क्योंकि ऑफिस भी हमारा सेम है और एक ही साथ काम करते हैं, मतलब सीट भी ऑफिस में भी बराबर है। हाँ। अच्छा तो बस अच्छा मजा आता है, मतलब हाँ, अच्छी कोऑर्डिनेशन। हाँ। तो शयान मुझे बताएं कि जब वो स्क्रीन पे आपकी पिक्चर लगी और सारा, तो बेगम को फौरन उठाया या क्या किया, या बस उस लम्हे इतना जहन में नहीं आया कि भाई वायरल हो जाएगी, लोग पसंद करेंगे, ट्रेंड बन जाएगा? देता हूँ। हाँ? इसका फन फैक्ट देता हूँ। हमारे पीछे ना 1-2 लोग बैठे हुए थे, जाहिर है इंक्लोजर में काफी लोग होते हैं। हाँ। एक बंदा आया, मुझे ये तो मेरे कंधे पे सो रही थी उस वक्त, उसने मुझे उस वक्त पिक्चर दिखाई वो, और ये उस वक्त सो रही थी। मैंने कहा तो ये देखो तुम वायरल हो गई। मैंने कहा छोड़े मैं सो रही हूँ। अच्छा, तो फिर कैसा महसूस हो रहा है अब जब पिक्चर वायरल हो गई है और सब लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। देखें अब वो जाहिर लाइफ में पहली दफा हुआ है, और अपना जब शेव अख्तर ने ट्वीट किया ना वो पिक्चर, तो हाँ। मतलब उस टाइम आई फेल्ट गुड और अच्छा लगा, मतलब काफी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, रिव्यूज भी सबके काफी पॉजिटिव हैं, तो कुछ हाँ। ऐसा नेगेटिव अभी तक थोड़ा बहुत लोग आपको पता है बोल लेते हैं, तो अदरवाइज 90% पॉजिटिव लोगों की बातें हैं, तो फिर ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मीम्स भी बन रही हैं, हम तो इंतजार में बैठे होते हैं पाकिस्तानी कौम के भाई कोई वायरल पिक्चर मिले, कुछ कंटेंट मिले और हम मजे मजे की मीम्स बनाए। तो कुछ मीम्स वगैरह आपने भी देखी, कोई सबसे मजे की लगी हो, कुछ शेयर करेंगे? ज्यादातर जो थे उस पे इसी तरीके की जो है टैगलाइंस थी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये मुझे जबरदस्ती लेके चले गए हैं, या फिर वो मैच से उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक तरह से कि मैच अच्छा नहीं था इसलिए मैं सो रही थी, बट मैं सिर्फ थकी हुई थी, मैं इसलिए सो रही थी, मैच का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। सबसे अच्छी जो मुझे लगी ना, उस पर लिखा हुआ था दिस कुड बी अस। हाँ, वो काफी सारे फेसबुक के ग्रुप्स में जो है वो लोग कमेंट कर रहे कि काश ये हम होते, दिस कुड बी अस, तुम मिली नहीं, तो इस तरीके के, तो अच्छा शयान, देखिए दुआ ने तो आपके साथ जाके अपनी मोहब्बत का वो सबूत दे दिया, थकी भी हुई थी, मैच में भी इंटरेस्ट रही है, नींद भी पूरी कर रही हैं, तो वो तो आपके साथ चल पड़ी मैच देखने। तो दुआ मुझे ये बताओ कि जब आप कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज या कोई मूवी लगाते हो और अब आपके शौहर का इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, तो क्या वो भी ऐसे पूरा टाइम देकर बैठते हैं आपके साथ या भाग जाते हैं? नहीं। मैं इनको बोलती रहती हूँ कि कोई मूवी देख लें साथ में, हाँ। या कोई सीरीज देख लें, लेकिन नहीं, इन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक सीरीज देखी है, ब्रेकिंग बैड, और ये अभी मेरे साथ वो दोबारा वापस देख रहे हैं बिकॉज इनको और कुछ नहीं देखना, तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती को देखना शुरू करवाया है ताकि खुद देखें दोबारा। शयान, आपकी शादी को माशाल्लाह 1.5 साल हुए निकाह को, मैं इस एक्सपीरियंस में आपसे ज्यादा हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं, तो मैं मियाँ बीवी के रिश्ते को बड़े अच्छे से समझती हूँ। तो अब आप रेडी हो जाएं लाइफ टाइम के लिए बेगम से सुनने के लिए कि अरे देखो मैं तो मैच में भी तुम्हारे साथ चल पड़ी थी, कितना बोरिंग था, मैं थकी भी हुई थी, देखो तुम तो मेरे लिए अब जो है वो एक मूवी नहीं देख सकते, एक ड्रामा मेरे साथ बैठ के नहीं देख सकते, सो यू गेट रेडी। ये भी बोलती रहती हूँ। ये चल रहा है बिल्कुल, इसी वजह से ना मैंने भी कभी समझे कि 2-3 हफ्ते पहले एक सीरीज देखना शुरू की के साथ, तो वो शिकायत मैं दूर कर दूंगा आहिस्ता। हाँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब मैं घर जाती हूँ एंड आई सजेस्ट टू माय हस्बैंड कि चलो भाई ये वाली सीरीज देखते हैं ऑन नेटफ्लिक्स या ये वाला ड्रामा देखते हैं, सो मुझे पता है क्या रिस्पॉन्ड मिलता है कि अरे ये तो मैं देख चुका, मैंने कहा कब देख ली, मुझे क्यों नहीं पता चला। सो ये हल्का फुल्का ये जो है ना ये सब कुछ चलता रहता है, और यही मेरे ख्याल ये या फिर फुटबॉल देख रहे होते हैं या इनको जो है इनकी फेवरेट टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो हाफ तो आधे टाइम तो वो लोग सिर्फ हारते रहते हैं। तो मैं बस इनको तंग करती रहती हूँ कि वो भी पाकिस्तान की टीम भी है और वो भी है, तो फुल स्ट्रेस में रहते हैं, तो मैं इनको ज्यादा फोर्स नहीं करती कि मेरे साथ कुछ देखें ऑलरेडी, क्योंकि कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व है
फुटबॉल और क्रिकेट में तो अगर जैसे भी ये जब सेमीफाइनल हार गए थे तो उस वक्त घर में ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं कुछ बहुत गलत हो गया है, तो उस टाइम पे भी मैंने कहा चलो खैर अभी 1-2 दिन दो, तो ये तो फुल ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं ना। तो दुआ मुझे ये बताओ, बल्कि मैं शयान से पूछूंगी, शयान आपने मुझे बताना है एंड ऑनेस्टली कमेंट करना है कि जब आप क्रिकेट देख रहे होते हो और आई नो कि हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब कोई अच्छा शॉट लग रहा होता है या मैच बड़ा इंटेंस चल रहा होता है और बेगमात को भी गुस्सा आ रहा होता है कि गुस्से में सड़ रही होती है कि भाई क्या मैच देखी जा रहे हैं और सारी अटेंशन मैच पे है, तो बेगम उस टाइम मतलब कि समझती है आपकी सिचुएशन, आपकी इमोशंस, मतलब कि कोई स्नैक्स ला के दे रही है या बैठ के गुस्से में बस अपने हाथ मल रही है, क्या होता है? नहीं, ये काफी सपोर्टिव इस मामले में, क्योंकि मुझे ना कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है पाकिस्तान टीम से भी और वैसे ना, तो जब मैं देख रहा होता हूँ तो ये कोशिश करती हूँ कि उस टाइम थोड़ा दूर रहे अपनी। वो मेरी एक आदत है थोड़ा, मैं मैच ना जब टेंशन वाला होता है तो अकेले देखता हूँ कि जाहिर है कुछ, हम कमरा बंद कर देते हैं, हम लोग नहीं जाते घर में, मेरी सास या घर में जितने भी लोग हैं हम लोग कमरे से दूर रहते हैं। हाँ। अभी बहुत टेंशन वाली जगह, कोई चीखते हुए आएगा, अभी बाहर जाओ, हम लोग नहीं, अंदर नहीं आओ, तो हम लोग दूर रहते हैं इनसे। हाँ। अच्छा चले, एक बात मैं आप दोनों से पूछूंगी, दोनों में से घर में ज्यादा चलती किसकी है? आपके सामने ऐसा कुछ नहीं वैसे ये तो पिक्चर देख के हमें भी पता चल चुका है। शयान एंड दुआ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। और बढ़ेंगे जनाब इसके बाद एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, लेकिन वापस आ रहे, कहीं नहीं जा रहे, साथ रहिए। वेलकम बैक। मॉर्निंग शो में नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं एक बड़ी बाहिम्मत लड़की से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। बाहिम्मत कैसे, मैं आपको बताती हूँ। बाहिम्मत इस तरह से कि जब भी कोई खातून हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में कोई फ़ैसला करना चाहती है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े शहरों में भी देयर इज़ अ नंबर कि जिनको बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ज़रा थोड़ा सा अंदर जाना शुरू करें, थोड़ा सा अंदरून छोटे शहरों की जानिब जाना शुरू करें, तो वहाँ पर आज भी ख़वातीन के करियर को लेकर, उनके काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप है, उनको बहुत ही चैलेंजिंग हालात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ही महक इमरान, जिनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है, शी इज डूइंग हर वर्क परफेक्टली, ब्यूटीफुली, शी इज अ फोटोग्राफर और शी इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। और आप इनके कुछ काम की खूबसूरत सी तस्वीर भी इस वक्त नियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, आई एम श्योर कि अब जब आप DI खान जैसे शहर में आप काम कर रहे हैं, ख़वातीन काम कर रही हैं, फोटोग्राफी की फील्ड में है, तो बहुत सारे मुश्किलात का, ज़माने के रस्म रिवाज का भी सामना करना पड़ता है। महक इमरान से हम बात करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और आप सब ख़वातीन को बताते हैं जिनके लिए ये महक इंस्पिरेशन भी है, और वो ख़वातीन जो कि अपना कुछ काम करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग महक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महक, मुझे बताएं कि बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था आपको? नहीं, मुझे बचपन से नहीं था, लेकिन ये है कि 5 साल पहले मतलब मुझे ये शौक पैदा हुआ, क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी ना, तो मुझे था कि मैं कुछ करूं अपने लिए, अपने कैरियर के लिए। तो जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, डेरा इस्माइल खान से, आपको बेहतर पता है कि ये एक बहुत ही मतलब ऑकवर्ड एरिया है। यहाँ पर्दा सिस्टम है और बहुत ही मतलब इधर औरतों को बाहर नहीं निकाला जाता, नहीं जाती पर्दा, यहाँ बहुत इस चीज का मतलब वो है, इशू है ना। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो मेरा इरादा हुआ मैं ये एक फील्ड चॉइस करूँ। मुझे शौक भी था फोटोग्राफी का, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। अच्छा महक, कुछ लोगों के अंदर ना हमेशा से एक क्यूरोसिटी होती है, एक विल होती है कुछ करने की। तो जैसे कि आपने बताया कि यू आर अ हाउसवाइफ, तो वो विल आपके अंदर थी, आपको हमेशा पुश करती थी टुवर्ड्स टू डू समथिंग कि नहीं कुछ करना है और कुछ हिम्मत जुटानी है। और कितना सपोर्टिव रहा आपका इन लॉज, आपकी फैमिली, योर हस्बैंड?
जी, असल में प्रॉब्लम तो बहुत होती है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए एक मतलब फील्ड वर्क, और मेरा फील्ड वर्क तो ऐसा है कि डे भी है, नाइट भी है, आउट ऑफ सिटी भी है, मतलब हमें तो ऑल टाइम बिजी रहना पड़ता है। ये नहीं है कि एक जॉब है सुबह से बस 1-2 बजे तक तो ठीक है, नहीं, बट हमारी जो ये है एक काम है, ये दिन और रात का है, तो इसमें बहुत मुश्किलात आती है। लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने देखा कि मुझ में मतलब कोई एबिलिटी है, क्योंकि मुझे शौक था, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि अगर आप आगे जाना चाहती हैं तो मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो है, बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट की वजह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मकाम पे पहुंची। अच्छा महक, मुझे बताएं कि कैसा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान जैसे शहर में मुश्किल होता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या थिंकिंग है सोसाइटी में खवातीन की? अब क्या स्टीरियोटाइप है बहुत ज्यादा अभी भी वहां पर? जब मैंने 5 साल पहले काम स्टार्ट किया था तब तो बहुत ज्यादा था, तो लोग कहते थे कि आप जाएंगी, आप लेट नाइट आएंगी, आप लोगों के इवेंट्स कवर करेंगी, तो इस किस्म की मुझे बहुत बैक बाइटिंग का ना इशू हुआ था। लेकिन मैंने ना भी इनकी बात नहीं सुनी, तो यहाँ पर्दा सिस्टम था, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही मैंने ये सोचा था कि मैं जो काम भी करूंगी हिजाब में करूंगी, क्योंकि हिजाब और हमारी जो है वो एक इस्लाम की ब्यूटी भी हिजाब में, और हमारा मुआशरा भी हिजाब को बहुत ज्यादा प्रोमोट करता है। तो मुझे बहरहाल फिर भी मुआशरे का बहुत सामना करना पड़ा था बैक बाइटिंग का, लेकिन आज से 5 साल पहले लोगों की सोचें बहुत अजीब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि 50-60% जो है वो सोचें बदल चुकी हैं, इसलिए क्योंकि मैंने परवाह नहीं की, मैंने अपने कैरियर को देखे, अपना फ्यूचर बनाया। अच्छा महक, मैं चाहूंगी कि आप सारी खवातीन जो कि इस वक्त आपको देख रही हैं, उनको आप बताएं जो कुछ करना चाहती हैं, जो आपकी तरह विल पावर रखती हैं कुछ करने की, लेकिन किसी हालात से गुजर रही हैं। हाउ डू यू मैनेज वर्क एंड होम टुगेदर? घर और काम को कैसे आप बैलेंस करती हैं? देखिए, इस चीज में सबसे पहली जो हमारा जो एक किस्म की सपोर्ट है वो हमें फैमिली की तरफ से, अगर हम जब तक हमें फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि फैमिली ने सपोर्ट किया है, और मुश्किल तो है कि मेरे 3 बच्चे भी हैं, मैं मैरिड हूँ और स्कूल गोइंग है, सुबह उनके लिए मतलब उठना, उनकी तैयारी करवाना, फिर अपना सारा घर को संभालना, फिर शूट की तैयारी करना, क्योंकि पहले जब मैं स्टार्टिंग में काम करती थी तो मैं सिर्फ अकेली काम करती थी, मैंने 1-2 साल बिल्कुल अकेला काम किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम प्रोफेशनली बन गई है, अब मेरे पास टीम्स हैं। लेकिन ये है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है एक हाउस वाइफ के लिए, और मैं ये एक कहूंगी, अगर फीमेल्स आना चाहती हैं किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी आर्टिस्ट हो या कुछ भी फील्ड में आना चाहती है, उससे मैं यही कहूंगी कि बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपने फ्यूचर और अपने कैरियर पे ध्यान देना है। इधर उधर लोग माशरे की बातों को आपने बिल्कुल भी नहीं तवज्जो देनी, वरना आपका अपना फ्यूचर ही तबाह होगा। अच्छा महक, आई वांट यू टू टेल ऑल द ऑडियंस, तमाम लोगों को आप बताएं कि जब आपने आगाज किया तो आपके पास इक्विपमेंट भी नहीं था और आप बोरो करती थी सामान, एंड नाउ यू ओन अ स्टूडियो, अब आपका अपना स्टूडियो है, इवन आपको इनवाइट भी किया जाता है फोटोग्राफी के जितने इवेंट्स होते हैं उसमें आपको एज अ गेस्ट भी दावत दी जाती है। तो इस जर्नी के बारे में बताइएगा कि हाउ डिड यू स्टार्ट इट? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स, कोई कैमरा, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ हमारे सिटी में कैमरास मतलब जहाँ से रेंट पे लिए जाते हैं तो वो ब्रांचेस हैं, तो मैंने वहां से पहले काम स्टार्ट किया, मतलब उनसे कैमरा लेती थी और फिर काम मतलब अपना चलाती थी। लेकिन जैसे जैसे उनको पता चलता कि ये कैमरा हमसे ले रही है और इसका काम अच्छा जा रहा है और उनका काम डाउन जा रहा है, तो यकीन माने ऐसा था एक टाइम कि मेरा 3 घंटे बाद इवेंट था और उन्होंने मुझे कैमरा देने से इनकार कर दिया, और मेरे पास कोई सिचुएशन, मेरे मतलब बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई थी। 3 घंटे बाद मेरा इवेंट था और मुझे उन्होंने कैमरा नहीं दिया, तो वो मेरे लिए सबसे बहुत मुश्किल पॉइंट था। उसके बाद फिर ये था कि जैसे कैसे किया, मैंने कैमरा अरेंज कर लिया, उसके बाद जाके फिर मैंने अपना सेटअप बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास अपनी टीम है, अपना स्टूडियो है और अपनी बहुत सी किटें हैं। अच्छा, ज्यादातर आप वेडिंग शूट्स कवर करती हैं, हर तरह के शूट्स कवर करती हैं, आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता है आपको? जी, मैंने बेसिकली जो मैं ज्यादातर इन्वॉल्व वेडिंग फोटोग्राफी में हूँ और फैशन शूट भी मैंने किए हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी की है, फूड फोटोग्राफी भी की है। वेरी नाइस। मैं क्या मैसेज देना चाहेंगी आप सारी खवातीन को जो इस वक्त आपको देख रही हैं, जो कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में? मैं उनसे यही कहूंगी कि आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, आपके सामने मैं हूँ, मुझे देखें, क्योंकि मैंने जितनी प्रॉब्लम मुश्किलात फेस की है इतने एक ऑकवर्ड एरिया से,
अगर आप किसी बाहर सिटी में हो तो मैं कहती हूँ शायद आपके लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि वहां तो कोई ऐसा सीन नहीं होता। हमारे एरिया जो मीन्स के एक दहशतगर्दी है, रोजमर्रा की टारगेट किलिंग है, मतलब घरों में लॉकडाउन हो जाना, बंद हो जाना, और पर्दा सिस्टम, जब कोई लड़की बाहर जाए तो उसको कहना कि आपने क्यों ये काम स्टार्ट किया, उसके चाहे वो घर बैठ के भी काम स्टार्ट करेगी, मीन्स के कोई भी ऑनलाइन, तो क्या जरूरत थी आपको काम करने की, मीन्स कि आपने इन बातों से बिल्कुल हट जाना है, अपने आप को बिल्कुल भी इन बातों में नहीं उलझाना। अगर आप उलझाएंगे तो यकीन माने आप अपना नुकसान करेंगे, बिल्कुल आप अपना फायदा देखें। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूंगी कि प्लीज माशरे की बातों पे बिल्कुल तवज्जो ना दें। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और यही मैं भी पैगाम देना चाहूंगी, हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन, सारी खवातीन को सलाम है जो अपना घर और अपना काम बहुत ही बैलेंस करके मैनेज कर रही होती हैं। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक एंड विल जॉइन यू आफ्टर दैट, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और मुल्की सियासी सूरत हाल में जो हलचल इस वक्त मची हुई है और सब लोग नजरें टिकाकर बैठे हुए हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस वक्त घर जा रहे हैं या फिर किसी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ सामने आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाया दिया। शहबाज शरीफ के इशाये से कबल अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसमें तहरीके अदम एतमाद के राब्तों पर इजहार इत्मीनान किया गया, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और सीनियर सियासतदान राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डी चौक जलसे में इस्तीफे का ऐलान करेंगे। बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, होने वाली हैं। हुकूमती इत्तेहादियों मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम ने अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया जिससे ये पता चले कि वो अपना वजन किस पलड़े में डाल रहे हैं। क्या इस वक्त वो कंफ्यूज कर रही हैं सबको, मगर कुछ इशारे और बातें इत्तेहादियों से मुतल्लिक हुकूमती परेशानी में इजाफा कर रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, तज्जिया लेंगे, एनालिसिस लेंगे। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ मेहर बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मेहर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हुकूमत ने डी चौक में लाखों बंदे लाने का ऐलान किया, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि वो भी डी चौक पर अपने कारकुनान को जमा करेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि सूरत हाल कुछ बदल जाएगी, अनारकी की सूरत हाल पैदा हो सकती है? कैसे देखती हैं आप पूरी सिचुएशन को इस वक्त? जी बिल्कुल, मसला यही है कि हालात कंफ्रंटेशन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल ये शो डाउन नहीं करना चाहिए। हुकूमत की जो ये लाहे अमल है, हुकूमत जो जारी करना चाह रही है उस आखिरी दिन के ऊपर 27 को, ये गलत हिकमत अमली है। इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। और आप देखें कि दूसरी साइड भी अब कह रही है कि माँ तकदम ही सही कि हम भी बंदे इकट्ठे करके लेकर आएंगे। तो आपकी पॉसिबल जिस तरह आप कह रही हैं, साथ में पता ना हालात हाथ से निकल गए, तो हाल तो बहुत तेजी से कंट्रोल हो सकता है। तो बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे आप पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करके सही तरीकाकार है उस से फाइट करें। और मैटर्स ये तो आपका इस तरह की हिकमत अमली तो आपकी कमजोरी दिखाती है, इस तरह की हिकमत अमली तो आपकी हुकूमत के होते हुए आपकी वीकनेस और वल्नरेबिलिटी को अया करती है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी हिमायत करेगा। मैं साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसे में अब वक्त को संभालने के लिए स्पीकर को भी निहायत अहम किरदार अदा करने की जरूरत है? बिल्कुल, स्पीकर का बहुत अहम किरदार है सूरत हाल में। बेनजीर भुट्टो के दौर में जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई, राज साहब ने बड़ा अहम किया था, बड़ा कंट्रोल रखा था हाउस के अंदर। मौरख जो है ये तारीख में बात लिखता है और ये हमेशा इसको कोट भी इसीलिए अब किया जाता है क्योंकि स्पीकर का बड़ा गैर मामूली और बड़ा अहमियत का हामिल एक किरदार होता है। अगर वो उसको एक्सरसाइज करे, यानी कि हिफाजत फराहम करना भी पार्लियामेंटेरियन को, एक घर का हाउस को ऑर्डर भी रखना, और जो प्रोसीडिंग्स हैं हाउस की उसको भी बड़ा ऑर्डर भी और बड़ा सेंसिटिव तरीके से चलाना, तो ये जिम्मेदारी है स्पीकर की। मगर अब स्पीकर आप जानती हैं वो भी खुल से अपनी पोजीशन अया कर चुके हैं, साइड कर चुके हैं। तो हालात तो अब ऐसे ही है जो सामने। आई डोंट थिंक कि हम में से किसी को कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्पीकर जो है उसको बड़ा डिलिजेंटली या बड़ा केयरफुली और बड़ा समझदारी से या बुर्दबारी से मामले को हल करेंगे। ठीक,
अच्छा, दूसरी जानिब मेहर बुखारी साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शहबाज गिल की जो स्टेटमेंट सामने आई, आप उसको किस तरह से देखती हैं? अपने लोगों को उन्होंने सख्ती से अपने अराकीन को, हुकूमत को वोट डालने का कहा है और फिर साथ वो कहते हैं धमकियां भी दी गई हैं और जूतों के हार पहनाने की जो बात की गई, निहायत ही नाज़ेबा किस्म के ये गुफ्तगू लग रही है, बात लग रही है। इससे आपको लगता है कि वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत को ये बात वाज़ेह हो गई है कि उनके जो अराकीन है या जो उनके जो अपने लोग हैं वो अपोजिशन में मिल रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए ना कि इस वक्त जो है वो स्ट्रैटेजी अपनाए, अपने नाराज लोगों को बनाए, बजाय कि जूतों के हार पहनाने की बात की जा रही है? एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे इत्तेफाक कर रही हूँ कि हालात है वो इतनी तेजी से कर रहे हैं और हुकूमत की एक तरफ तो बलाक का एतमाद है, बुलंद बाग दावे हैं, रेस्ट्रिक्ट है, मगर दूसरी तरफ उनकी जो पैनिक है वो अयां हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है इस तरह की बातों से कि भाई जूतों पे हार बनाएंगे, तस्वीर जो है गलियों में चौराहों में आवेजा करेंगे। ये हुकूमत वक्त का काम नहीं है ये करना। अगर आप इतने कंफर्टेबल हैं, आप उनको, बिकॉज देखिए रोज इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है वज़ीर आज़म के पास, उनके सामने एक लिस्ट पड़ी है उन लोगों की जिनके ऊपर उनको शक है। इलेक्शंस के दौरान भी अपने अंदर से लोग हैं उन्होंने वोट आउट किया, को शौक में डाला था, तो इसको उनका अंदाजा 18 लोग हैं जिनके ठीक। अच्छा, में लेकर आए। हेलो, मेहर बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आवाज़ थोड़ी सी अब मेरे ख्याल से तकनीकी वजूहात की बिना पर थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है। दोबारा राब्ता करने की, दोबारा तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे। अहम मेल मुलाकातें भी हो रही हैं। काफ लीग भी इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज या तो कर रही है या लग रही है या फिर जानबूझकर कुछ बताया नहीं जा रहा। बहरहाल आने वाले जो दिन हैं, जो आने वाला जो वक्त है, टाइम है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से जहां पर ऑपोजिशन जमातें जो है वो काफी मेल मुलाकातें कर रही हैं, तो वहां पर हुकूमत भी खामोश नहीं बैठी हुई है। मेहर बुखारी साहिबा, मैं आपसे जानना चाह रही, मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग और एमकेएम कोई वाज़ेह ऐलान नहीं कर रहे हैं। क्या उनको क्लैरिटी है या सिर्फ ऑपोजिशन और हुकूमत को कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर अवाम को? नहीं, मुझे लगता है उनको एक्चुअली क्लैरिटी है नहीं, वो क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा कि हमेशा बड़े वाज़ेह पैगाम और हुक्मनामा आ जाता था कि क्या करना है और कैसे करना है, और क्योंकि इस बार वो वजाहत से नहीं इशारा मिल रहा, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली जेन्युइन सिंसियर किस्म की कंफ्यूजन की है। दिन में जो मेरी अपनी असेसमेंट है मुलाकातों से और ऑफ द रेकॉर्ड कॉन्वर्सेशन वगैरह से, मुझे लगता है कि रहना नहीं चाहते। काफ लीग के अंदर भी दो सोचें हैं जो पाई जाती हैं। एक सोच है कि अब 1.5 साल ही रह गया है, बिस्मिल्लाह करके इसको खत्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत ही पूरी की जाए हुकूमत की। मगर दूसरी तरफ हल्कों में जाना है, प्रेशर है, अवामी दबाव है, महंगाई है, चीजों का सामना है और एक रेस्टलेसनेस है, जिसकी वजह से ये भी बड़ा वाज़ेह ग्रो है जो कह रहे हैं कि अब तक। मगर दूसरी तरफ से भी तो ऑफर्स हैं, बोलियां लगवाई जा रही हैं, ऑफर्स को भी देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है तो ये इन सब चीजों की वजह से इकट्ठा करके एक कंफ्यूजन है। तो वाज़ेह इशारा नहीं है, तो समझ नहीं आ रही, बताया नहीं जा रहा क्या करना है। दूसरी तरफ से जो काफी को जिस तरह फारिग बशीर चीमा साहब ने हमारे प्रोग्राम में ही कहा कि उनको सरदारी साहब की तरफ से, मौलाना फजल रहमान, इवन शहबाज शरीफ की तरफ से चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की गई है परवेज इलाही साहब को, मगर क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने, कि अब हमारी इतला थी, नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड नहीं किया और नहीं वो देखना चाहते चीफ मिनिस्टरशिप दी जाए परवेज इलाही साहब को, इसलिए वो बात भी आगे नहीं बढ़ रही। तो कोई हतमी ऑफर, कोई शक्ल होती तो फिर ये सारे इत्तेहादी मिलकर एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छा मेहर साहिबा, चूंकि पंजाब की वजारत आला का सवाल है, क्वेश्चन है और इन डिमांड सिचुएशन है, आपको लगता है कि अदम एतमाद की तहरीक से कबल फौरी तौर पर कोई बड़ी ऑफर पेश की जा सकती है दोनों जानिब से, तो फिर सिचुएशन बदलती हुई दिखाई देती है आपको? देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे लगता है अब उस चीज के लिए तो देर हो गई है। आपको ऑपोजिशन को भी इंगेज करने के लिए एक थोड़ा सा माहौल चाहिए होता है, फ्रेमवर्क चाहिए होता है, वो तो दोनों ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि ऑपोजिशन माइनस इमरान खान से काम पे किसी चीज पे नहीं मानेगी, या तो फिर उनसे फौरी इलेक्शन या असेंबलियां डिसॉल्व कराने की बात अगर वो ऑफर करें, या तो इमरान खान स्टेप डाउन करें, और ये दोनों सूरतें मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर इमरान खान साहब नहीं कबूल करेंगे। तो बसूरत दीगर मुझे तो ऑपोजिशन किसी और चीज पे रज़मंद होती अभी दिखाई नहीं दे रही है दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच मेहर बुखारी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान में। इसके साथ ही बढ़ेंगे हम एक छोटे से वक्फे की जानिब, जिसके बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन स्टे।
वेलकम बैक प्रोग्राम में खुशामदीद। और जनाब, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टेस्ट सीरीज, और जो क्रिकेट शायकीन है वी ऑल नो उनकी नजरें क्रिकेट की जो सिचुएशन है उस पर जमी हुई है। कुछ लोग मुल्की सियासी हालात का तज्जिया करें तो कुछ लोग क्रिकेट के मैदान में होने वाले मैच का तज्जिया कर रहे हैं। आई होप सो कि दोनों जगहों से अच्छी अच्छी खबरें हमारे लिए मौजूद। तो जनाब, बात करेंगे चूंकि 24 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में सब कुछ बड़ा जबरदस्त चल रहा है। हाँ, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो अब क्वेश्चन मार्क्स आगे लगना शुरू हो गए हैं। 97 दो खिलाड़ी आउट पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है और अब पाकिस्तान को 506 रन्स बनाने हैं ताकि पलड़ा भारी हो सके। इसी पर बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान हैज जॉइंड अस। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। बताइएगा, जिस पिच पर पाकिस्तानी बॉलर्स तो मदद नहीं मिली लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इतना बड़ा स्कोर कर लिया, कैसे देखते हैं मैच की सिचुएशन को आप इस वक्त? देखिए, आप डरते रहते हैं और फिर आप उसी जगह पर उसी नतीजे का आपको सामना करना पड़ता है जिससे आप बच रहे होते हैं। पाकिस्तान ने अच्छी पिचेस नहीं बनाई दोनों मैचेस में जिनसे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के ऊपर जा सकते। हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद थे, हमारे पास दस्तयाब वसाइल भी बेहतर थे जिनको ज्यादा बेहतर अंदाजे में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने जब पहला मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकम्मल हुआ तो उसके बाद जो दलील पेश की या जो उज़र पेश किया, उसके बाद यूं लग रहा था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट या जो भी लोग जो फैसले कर रहे हैं वो ये चाह नहीं रहे थे कि अच्छा और सपोर्टिंग पिच मिले जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा जान मौजूद हो। लेकिन हमारा क्वेश्चन है इमरान के, क्यों आखिर ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो पीसीबी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही आखिरकार? देखिए, एक हिकमत अमली का या सोच का फर्क है और कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर अच्छी क्रिकेट खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, और पाकिस्तान ने अगर ऐसी पिचेस बनाई हैं तो उन्हें अपने खिलाड़ियों पर अदम एतमाद किया है। और उसके साथ साथ जो हम गैर जरूरी तौर पर या गैर मामूली तौर पर जो हमारा रुझान है वाइट बॉल यानी कि T20 क्रिकेट की तरफ, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। कल भी पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा था और रमीज राजा साहब ने जो बात की वो PSL के हवाले से थी। आपके सामने 24 साल बाद एक टेस्ट सीरीज चल रही है और देखें दुनिया में जितने भी जो IPL की मिसाल देते हैं, लेकिन IPL के ऊपर तवज्जो देते हुए BCCI ने कभी अपनी रेड बॉल क्रिकेट को या अपनी टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने कभी नजरअंदाज नहीं किया। हम बदकिस्मती के साथ जो नहीं है वो करना चाह रहे हैं, जो नहीं बन सकते हैं उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। तरक्की होनी चाहिए, तरक्की पसंद सोच होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट के पीछे लग के या एक इवेंट के पीछे लग के अपनी सारी क्रिकेट को नजरअंदाज करते हैं। तो ये हमें जो सोच है जिसमें दिफाई हिकमत अमली थी, जिसमें शायद खौफ था, जिसमें शायद डर था कि हम हार ना जाएं, हारने के करीब तो फिर भी पहुंच गए, लेकिन हमने अपने प्लेयर्स के साथ जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को जो अपने करियर की इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है और वो उनकी ऊंची उड़ान है, हमने उनको बिल्कुल बेबस कर दिया। पिच में उनके लिए कुछ नहीं था। हमारे फास्ट बॉलर्स इससे ज्यादा बेहतर हम उनको इस्तेमाल कर सकते थे। टेक्टिकली क्रेडिट देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, वो 24 साल बाद आए। हम ये सुनते आ रहे हैं ना 24 साल बाद 24 साल बाद, तो 24 साल बाद भी हमने अपनी जो सोच है अपने खिलाड़ियों की ताकत के मुताबिक उसको नहीं बनाया। उन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान से पहले टेस्ट मैच शुरू होने से एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया। फिर उन्होंने जिस तरह से टॉस जीतने के बाद बैटिंग की, पाकिस्तान के बॉलर्स का मुकाबला किया और जिस तरह से हमारी फेवरेबल हमारी होम कंडीशंस का उन्होंने जिस तरह से फायदा उठाया है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान के फैसला साजों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने आखिर क्या सोचकर क्या समझकर इस तरह के पिचेस बनाए। और फिर आप ये बात आपके ख्याल में ऐसे पिचेस बनाने की वजह क्या है? ये फैसला किसका होता है कि किस तरह की किस किस्म की पिच बनाई जाए? देखिए, एक तो यह है कि आपके फास्ट बॉलर्स के लिए उसमें जान होनी चाहिए थी। पहली बात, सपोर्टिंग पिच होना चाहिए। आप देखें कि आपके फास्ट बॉलर जब बॉल कर रहे हैं तो पहले ही दिन 2 मरतबा गेंद जमीन पर लग जाती है कीपर के पास पहुंचने से पहले। तो ऐसा पिच क्या पाकिस्तान को सूट करता है? नहीं करता। दूसरी बात, बनाता कौन है? बनाता ग्राउंड स्टाफ है। तीसरी बात, फैसला कौन करता है?
देखिए फैसला इसका टीम मैनेजमेंट, हेड कोच, कप्तान, और फिर मेरा ये ख्याल है कि इसमें आप किसी भी सूरत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि माजी की प्रैक्टिस तो यही है कि आपके चेयरमैन तक लोग इन्वॉल्व होते हैं पिच में, और अगर रमीज राजा साहब की मौजूदगी में है तो फिर मैं ये दिल मानता नहीं है कि रमीज राजा साहब का इसमें इनपुट नहीं होगा, उनकी राय शामिल नहीं होगी, क्योंकि उनकी राय के बगैर किसी भी किस्म का पिच जब तक वो चेयरमैन है पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि वो बना सकते होंगे, या ग्राउंड स्टाफ को हिदायत नहीं की होंगी, ग्राउंड स्टाफ को, या रमीज राजा इज द पर्सन जो कि क्रिकेट को कितना मतलब बहुत समझते हैं। अगर ये कहा जाए कि कोई शख्स ऐसा फैसला करे जो क्रिकेट को नहीं समझता, या पिच को नहीं समझता, या ग्राउंड कंडीशन को नहीं समझ सकता, तो ये बात चेयरमैन पीसीबी पर फिट नहीं होती है। ही नोज इट। बिल्कुल नहीं होती। यही तो लोगों के लिए परेशानी है, यही तो लोगों के लिए परेशानी है कि रमीज साहब की मौजूदगी में ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो लोगों को प्रोपोगेट करते रहे हैं, उनका तो फलसफा है कि हमने इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी है, हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और उनकी मौजूदगी में अगर इस तरह की सुस्त क्रिकेट, इस तरह की मुकाबले से आरी क्रिकेट, इस तरह से जिसमें आपको दिलचस्पी नहीं है, देखिए दिलचस्पी इसमें किसने पैदा की है? दिलचस्पी तो ऑस्ट्रेलिया ने पैदा की है, हमने तो दिलचस्पी नहीं पैदा की। पाकिस्तान ने क्या दिलचस्पी पैदा की है इस टेस्ट मैच में? इस दोनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया। जहां देखिए आपने पहले टेस्ट मैच में भी रन ऑन बोर्ड किए, ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, उन्होंने आपको दबाव में लाए, फिर उन्होंने आपको आउट किया, वो दूसरी मरतबा आपको आउट करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया में कल तीसरे दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ इंडिया और श्रीलंका का, वहां पर उनके फास्ट बॉलर्स ने भी रन किए, विकेट ली, उनके बैटर्स ने रन किए, उनके स्पिनर्स ने भी विकेट ली। हम किस किस्म की क्रिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं? सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात और तशवीशनाक बात यही है कि रमीज राजा साहब की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। वो तो ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस से ज्यादा लोगों की सोच को बेहतर करने की जरूरत है। अपने खिलाड़ियों पर, अगर हम अपने खिलाड़ियों पर एतमाद नहीं कर रहे ना इस किस्म की पिचेस बनाकर, तो हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम अपने ग्राउंड स्टाफ पर एतमाद कर लें कि वो अच्छी पिचेस बना सकते हैं। इन्हीं लोगों ने PSL में पिचेस बनाई थी ना, इन्हीं लोगों ने जब साउथ अफ्रीका आई थी पाकिस्तान खेलने के लिए, बांग्लादेश आई है, श्रीलंका आई है, दीगर ममालिक क्रिकेट खेलने के लिए, तो इन्हीं लोगों ने पिचेस बनाई थी ना। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीती, पाकिस्तान ने रावलपिंडी में टेस्ट मैच जीता साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वहां पर मेरा ख्याल है 10 आउट किए थे हसन अली ने। तो हमें उन चीजों की जरूरत है जिससे नतीजा निकले, जिससे अपने खिलाड़ियों का एतमाद बुलंद हो। होम ग्राउंड पर अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स को, अपने पेस अटैक को इस किस्म की पिचेस देंगे तो फिर आप उनके साथ तो नाइंसाफी कर रहे हैं ना। आपके पास हारिस रऊफ मौजूद थे, आप उनको ज्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते थे। आपके पास अब्बास मौजूद है, अच्छा पिच बनाकर आप उनके जरिए से पाकिस्तान की टीम को कुछ फायदा दे सकते हैं। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि मजमूई तौर पर बातें कुछ और की जाती हैं, अमल कुछ और किया जाता है। अब इमरान मुझे अब बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि सिचुएशन बदल सके, या फिर अगर कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ही विन-विन सिचुएशन में है तो ये भी बात दुरुस्त है, या अभी कुछ किया जा सकता है? देखिए तो मेरा ख्याल है कि अभी से कुछ देर पहले तो एक आउट तो हो गया था, फिर मैंने सुना कि शायद आप कह रही थी कि पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई हैं। तो अब तो देखें वक्त बहुत बाकी है, आज का दिन है, कल का दिन है, और इतनी लंबी बैटिंग करना बहरहाल बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन तो हो सकता है, हर चीज को मुमकिन बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए अब एक ही चीज है, उसमें तो और कोई दूसरी चीज नहीं है कि आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है। कि कराची में बारिश का तो इम्कान कोई नहीं है कि पूरा दिन बारिश होती रहे, और वो भी कल का भी और आज का भी। आज भी अभी बहुत वक्त बाकी है। तो पाकिस्तान के बैटर्स के लिए अब यही इम्तिहान है कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये मैं आपको ये भी बताऊं, कल जब पाकिस्तान आउट हुआ है ना, उसमें पिच का अमल दखल नहीं है, उसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। उन्होंने मुश्किल बॉलिंग किया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के प्लेयर्स के बैटर्स के पास चूंकि बहुत लंबे अरसे के बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेली है, तो वो उनका हैंड है कोऑर्डिनेशन ये उतने कंफर्टेबल नहीं थे। यही बात इस सीरीज के शुरू से पहले मिसबाहुल हक साहब ने की थी कि आप बगैर मुनासिब तैयारी के टेस्ट मैच में जा रहे हैं तो आपके लिए मसाइल होंगे। यही चीजें वो हैं कि आप बगैर तैयारी के गए हैं, आपके
जो बैटर्स थे जिन्होंने कहीं लेट हो रहे हैं, कहीं हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या ठीक ये नहीं बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं है कि आफ्टर 24 मतलब इतने सालों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट इज बैक इन पाकिस्तान फाइनली, और हम फिर यहाँ पर बैठकर बात करें कि तैयारी नहीं थी? तो क्वेश्चन इसकी क्यों तैयारी नहीं थी? इतने अरसे में क्या होता रहा है, और शोएब अख्तर इंतजाम ने तो यहाँ तक कह दिया, और आई थिंक आप एग्री करेंगे, मैं भी सेकंड करूंगी उनकी बात को, कि हमारे प्लेयर्स डर डर कर खेल रहे हैं। सो क्यों है ऐसा? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है कि डर डर के खेल रहे हैं। नहीं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फवाद, अब्दुल्ला, इवन फहीम अशरफ, ये सारे, अजहर अली, ये डर कर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है। ये डर कर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है। आपकी मसल मेमोरी जब नहीं है ना, कि आपने पूरा साल खेली है T20 क्रिकेट, आपने 20 ओवर्स की क्रिकेट खेली है, पूरा साल आपने 20 ओवर्स की क्रिकेट खेली है ना, तो आपका मसल मेमोरी उसी हिसाब से डेवलप है। आपका डिफेंस मैकेनिज्म खराब हो जाता है जब आप इतने देर के बाद आते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए, और आपने अगर कोई 200, 500, 800 बॉल टेस्ट मैच क्रिकेट से पहले नहीं खेले हुए हैं, तो आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही वो नहीं होगा, आपके हाथ पांव ही नहीं चलेंगे। वैसे ये पाकिस्तान के खिलाड़ी डरे हुए नहीं है ना, ये दुनिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, दुनिया इनकी सलाहियतों को मानती है, लेकिन जो आपकी बॉडी है, जो आपकी जिस्म है, जो आपका दिमाग है, उसकी भी कुछ जरूरियात हैं। अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे और आप ये समझेंगे कि खिलाड़ी का बटन दबाएं तो वो गाड़ी थोड़ी है कि आप एक्सीलेटर के ऊपर दबा जोर देंगे। क्योंकि इमरान, हमने यही देखा है कि पाकिस्तान जब T20 फॉर्मेट पर आती है तो पाकिस्तान बहुत टफ टाइम भी देती है और वर्ल्ड क्लास टीम को भी मुश्किल हालात में डाल देती है जब T20 फॉर्मेट की बात होती है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज की बात होती है जो कि एक तवील फॉर्मेट है, तो वहां पर परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ पाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। इसके साथ ही हम प्रोग्राम में बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, और आपको मैं बताते चलूं किचन से आ रही है बड़ी ही जबरदस्त खुशबू। तो रूह अफ़ज़ा के किचन में आज क्या बना रही हैं अनम शेख, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि किचन से, रूह अफ़ज़ा के किचन से बड़ी ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। अनम बता दो, अब रात से पर्दा उठा दो कि क्या बन रहा है। वैसे मुझे खुशबू से कुछ अंदाजा हो रहा है आपको। बेसिकली आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में बना रहे हैं चिकन सिंधी बिरयानी, और आपको पता है उसकी खुशबू जो है इस वक्त पूरे स्टूडियो में जो है वो महक रही है। बेसिकली अभी कोरमा जो है उसका रेडी हो रहा है, और राइस मैंने बॉईल करके रख दिए हुए हैं। उसमें जो भी ग्रीन मसाला जो भी जाता है उसमें, जैसे कि हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची, वो मैंने डालकर इसमें सेट करके रखा हुआ है। तो इसकी मैं आपको कोरमा की क्विक एक रेसिपी बता देती हूँ। सिंपल, तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब हम ऑयल लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन डालेंगे, उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधी बिरयानी में थोड़ा सा मसाला ज्यादा होता है। अगर आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर आपको कम मसाला अच्छा लगता है तो आप कम क्वांटिटी में प्याज और टमाटर डाल लें, अदर देन आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से चिकन में डाल के फ्राई कर लेना। जब वो फ्राई हो जाए तो अदरक लहसुन पेस्ट डाल लेनी है इसके अंदर। जब वो बिल्कुल रेडी हो जाए, थोड़ा गोल्डन फॉर्म में चिकन आना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, सूखा धनिया जाएगा, जीरा जाएगा, इसमें इमली जाएगी और आलू बुखारा जाएगा। सारे मसाला जात डालने के बाद कड़ी पत्ता डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो है आपने इसको डाल के अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद तकरीबन 6 से 7 टमाटर आपने इसमें ऐड ऑन करने, पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो आपने इसके अंदर आलू जो है वो ऐड कर देने। आलू के डालने के बाद आपने फिर उसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब पानी थोड़ा सा रह जाए आपने उसमें दही डाल देनी है। दही डालकर फिर आपने उसको बिल्कुल छोड़ देना है। जैसे ही पानी उसका ड्राई हो जाएगा, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो है आपका कोरमा रेडी हो जाएगा। फिर सिंपल जो है हम तह लगाएंगे। सबसे पहले राइस सेट करेंगे, ऊपर कोरमा डालेंगे, थोड़े से जो ग्रीन आपने वो चीज़ें काटी हुई हैं, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया, वो डालेंगे इसके अंदर। और अच्छा, इसी मोमेंट पे अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है फ्राइड अनियंस भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। कोरमा डालेंगे, ऊपर से चावल डालेंगे और उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का जो है वो दम लगा। अच्छा अनम, हम क्या बना रहे हैं? चिकन सिंधी बिरयानी। पंजाबी बिरयानी क्यों नहीं, वाई सिंधी बिरयानी? अच्छा, सिंधी बिरयानी इसलिए क्योंकि ये बड़ी फेमस है कराची की। हाँ। और ये जरा ज्यादा पंजाब वाले तो बदनाम है कि इनको तो बिरयानी बनानी नहीं आती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कराची की बिरयानी का एक्सपीरियंस आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। आप जो है वो
लेकिन मुझे ऐसे लगता है हम लोग ज्यादा अच्छी बिरयानी बनाते हैं क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा पुलाव भी तो अच्छा बनाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हम पुलाव और बिरयानी का कोई मिड की कोई चीज बनाते हैं, डिशेस हमने डिवाइड कर हाँ डिशेस डिवाइड, बिरयानी आपकी पुलाव हमारा। लेकिन वो क्योंकि वो ज्यादा मसाले वाली प्रेफर करते हैं। अच्छा वो उधर भी ये है कि अगर आपने ज्यादा मसाले वाली खानी है तो आप ज्यादा मसाले वाली खा लें, अगर आपने कम मसाले वाली खानी है तो आप कम मसाले वाली भी। अच्छा अनम इसमें आलू डल रहे हैं, पहले तो मुझे आप ये बता दें। जी जी बिल्कुल आलू डल रहे हैं, इसमें आलू बुखारा डल रहा है, इसमें इमली डल रही है, इसमें सारे प्रॉपर कराची वाले लवाजमात डल रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा अनम अक्सर लोग कहते हैं कि भाई घर में कोरमा जो होता है आप बिरयानी के लिए जो बनाया जाता है वो स्मेल नहीं आती बिरयानी की, वो खुशबू नहीं आती, क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? चलो भाई बाजार का डब्बा लेकर आओ और वो बिरयानी मसाला ऐड कर लो। तो बिरयानी का या स्पेशल सिंधी बिरयानी का क्या खुशबू आए? अच्छा सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? हाँ बेसिकली जब आपकी बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी तो मैं इसमें थोड़ा सा क्योड़ा एसेंस ऐड करूंगी। तो क्योड़ा एसेंस से क्या होता है, एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जो कि बेसिकली हमें डब्बे वाले पैकेट का फील देती है। अच्छा दो इंग्रेडिएंट्स जलवतरी और जायफल और जलवतरी, ये क्या इंग्रेडिएंट्स है? क्योंकि मैंने इनको कभी यूज नहीं किया, ऐसे ही मैं कहूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ये जो है बिल्कुल साबुत, और ये बिरयानी में ऐड ऑन होते हैं? जी बिल्कुल सारा साबुत गरम मसाला जाएगा इसके अंदर, जीरा, काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जायफल और जलवतरी दोनों जाएगी। अच्छा अगर जायफल जलवतरी किसी को नहीं पसंद, मतलब डायरेक्टली अगर आप डालें तो आप उसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो क्वांटिटी बहुत कम डालनी, खास तौर पे जायफल की जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी फ्रेग्रेंस होती है, उससे समटाइम ये होता है कि खाना कड़वा भी हो जाता है। तो ये बड़ा सोच समझ के आपको ध्यान से डालना है। तो यूजुअली जो एक्चुअली बिरयानी की रेसिपी है उसमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? बिल्कुल ये दोनों इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इसके अंदर। ओके ठीक है। हमारा कोरमा कहाँ तक पहुंचा है? जी बिल्कुल ऑलमोस्ट मैं सिर्फ इसकी भुनाई कर रही हूँ। जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा साथ ही मैं कोरमा जो है बिरयानी में डालूंगी और उसको दम दे दूंगी। अच्छा मेरे पास तो क्योंकि आपको पता है टाइम की शॉर्टेज होती है तो मैं तो हार्डली 10 मिनट का दम दूंगी, लेकिन आप लोगों ने कम से कम 20 से 25 मिनट का दम देना है। टाइम देख ले 20-25 मिनट। हम चावलों को कलर कौन सा देंगे? क्योंकि जब भी मतलब कि इट्स अ फाइनल लुक, आपकी प्रेजेंटेशन है, कुछ लोग इसको बिल्कुल पीला कर देते हैं, येलो कर देते हैं, कुछ जर्दा पीला रंग ऐड करते हैं, कुछ व्हाइट और पीला रंग ऐड करते हैं। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि व्हाइट और येलो राइस नजर आए बिरयानी के अंदर, कि येलो और व्हाइट राइस और खास तौर पे बीच में जब मसाला होता है उसका एक अलग कलर निकल के आ रहा होता है तो मुझे अच्छे लगते हैं कि राइस ज्यादा। अच्छा राइस का जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब राइस बॉईल करने हैं तो आपने उसकी एक कनी रहने देनी है, मतलब एक राइस के अंदर 3 कनी होती है, 2 कनी आपने अब राइस बॉईल कर लेने, एक कनी आपने छोड़ देनी है जो कि दम में हो जाएगी। तो ये एक चीज है कि चावल आपका गला भी हो और इतनी उसमें कसर हो कि अभी दम में भी उसने पकना है। तो अच्छा, ये अनम जो हम इतना सारा उसके अंदर गरम मसाला ऐड करते हैं, जैसा कि हमने कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया। बिल्कुल हाँ जी। ये क्या थोड़े से निकाल देने चाहिए बाद में, या आजकल तो इस तरह की किट्स भी आती हैं कि आप यूज कर ले गरम मसाला उसमें साबत ऐड कर ले, उसका वो सारा अर्क निकाल लेते हैं, फिर आप उसको बाहर। हाँ ये बिल्कुल ऑप्शन है। या पुराने जमाने में मलमल के कपड़े में भी लपेट के अभी भी घर की अम्मियाँ जो होती हैं वो जब यखनी वाला पुलाव बनाती हैं तो वो उसी कपड़े में लपेट के सारे मसाला जार डालकर और फिर उसमें डाल देती हैं। और बच्चों के मुंह में जब लौंग वगैरह जाता है तो उनके लिए बिरयानी जो है वो अच्छा बच्चों के साथ बड़े भी इस लीग में शामिल है। मोस्टली लोगों को ये होता है कि साबुत गरम मसाला पसंद नहीं आता, बट मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है। खासतौर पे काली मिर्चें जब आप खा रहे हो तो आपके मुंह में आए तो बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर आता है। लेकिन अदर देन ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप जब बिरयानी का मसाला बना रहे हैं, अब तो इतने से वो भी चीज़ें भी आ गई हुई जिसमें आप वो गरम मसाला डालें और उसको पकाएं, जब उसका पूरा अर्क निकल जाए अच्छी तरीके से आप उस पूरी मलमल का कपड़ा या कोई भी कपड़ा इज द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जनाब। अनंत थैंक यू सो मच। फाइनल रेसिपी आप क्विकली। अच्छा जी सिंपल जी, 1 से 1.5 कप ऑयल है, उसके अंदर हम पहले प्याज फ्राई करेंगे, उसमें चिकन ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से उसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, सारे मसाला जात ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद आलू ऐड कर देंगे, पानी डाल देंगे जब तक आलू हमारे बिल्कुल डन नहीं होते, उसको पकने देंगे। उसके बाद एंड में दही डालेंगे, जब दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से कोरवे की भुनाई करेंगे और उसको साइड पे रख देंगे। चावल बॉईल करेंगे, उसकी 2 कनी जो है वो बॉईल कर लेंगे, 1 कनी छोड़ देंगे, सारा हरा मसाला ऐड करेंगे, तह लगाएंगे और 20 मिनट में उसको दम पे रख देंगे। थैंक यू सो मच हमारी मौजे करवाने के लिए। आज बिरयानी जनाब ट्राई करेंगे और फीडबैक आपको देंगे, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखे, कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।